नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं SBN ई लर्निंग क्लासेस। अब हमने कल जो पढ़ा था कल और उससे पहले की जो अपन ने एक वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत मैं अपना टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट पहला पार्ट। आज हम उसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। तीसरे भाग में अपन ने कल तक जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार थोड़ी सी देखें। हम पढ़ रहे थे अवयव कणों की संख्या, जिसमें अपन ने कल पहला पढ़ा था आद्य एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या, अर्थात जो सिंपल प्रिमिटिव एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयव कणों की संख्या। तो मैंने आपको कल बताया था कि आद्य एकक कोष्टिका में अवयव कण सदैव उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। आद्य एकक कोष्टिका में अवयव कण उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। अब अगर अपन बात करें कि एक कोना कितने अन्य एकक कोष्टिकाओं के संपर्क में रहता है, तो अगर मैं बात करूं तो एक एकक कोष्टिका यहां आ जाएगी, तो एक दो इसके पीछे, जैसे मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया था। जैसे मैंने एक लकड़ी का गट्ठा लिया था जो घनाकार है, मैंने कहा था ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने इसके, फलके 1 2 3 4 5 और 6 फलके आ गए इसकी, और किनारे 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे हो गए इसके। अगर अपन सबसे पहले कोनों की बात करें तो एक कोने पर मान लीजिए एक लड्डू रखा हुआ है, तो अगर अपन इसके इधर रखूं दूसरा घन, इधर रखूं तीसरा, इधर रखूं चौथा, 4 इसके ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 4 इसके ऊपर। तो इसका मतलब टोटल घन हो गए हमारे पास 8। तो 8 घन हो गए, तो एक को कितना मिला, 1/8 भाग मिला इसको, मिला नहीं मिला भाई? अगर 4 होता तो 1/4 भाग मिलता, पर 4 ऊपर आ गए तो 8, तो एक को कितना मिला, 1/8 भाग मिला। 1/8 भाग एक को प्राप्त होता। और टोटल कोने कितने हैं, टोटल अवयवकण कितने रखे अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास एक अवयवकण का भाग, तो अपन लिख सकते हैं अवयव कण का भाग, अवयवकण का भाग इनटू अवयव कणों की संख्या। अवयव कण का भाग इनटू अवयव कणों की संख्या, तो अवयव कण का भाग 1 इनटू अवयव कणों की संख्या 8 बराबर 1। ये कल अपन ने देखा था। आज अपन देखते हैं नंबर 2 डाल करके फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या। एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या देखते हैं फलक केंद्रित में। अब देखिए बेटा, फलक केंद्रित में क्या होगा, ये एकक कोष्टिका बना दी, कोनों पर तो है ही है, वी नो दैट। चाहे आद्य हो, चाहे फलक केंद्रित हो, चाहे अंत्या केंद्रित हो, कोई सी भी हो, कोनों पर तो है ही है, साथ ही साथ इसके फलकों पर भी है। 1 2 3 4, पीछे वाली 5, सामने वाली 6, तो इसके फलकों पर भी है और कोनों पर भी है। तो इसमें दो भाग काम में आएंगे, कोनों पर अवयव कण, तो कोनों पर वही प्रत्येक को 1/8 मिलेगा, 8 बराबर 1। अब अगर इसका दूसरा भाग आता है फलक पर अवयव कण, तो देखिए बेटा फलक पर क्या होगा, जैसे एक ये भाग है तो एक फलक यहां पर अगर अपन अवयव कण है 1 2 3 4 5 6 अवयव कण है, तो 6 फलके हो गई। अब इसके संपर्क में यहां एक लड्डू रख दिया, तो उस लड्डू को कितने लोग खाएंगे, कितने एकक कोष्टिकाएं खाएगी, एक इसके पास आ गया तो केवल 2 के संपर्क में रहा। आप नीचे रख दोगे तो भी ये बीच वाला लड्डू काम में नहीं आएगा, ऊपर रखोगे तो भी काम में नहीं आएगा, तो केवल 2 ही भाग इसके अंदर काम में आएंगे। 2 एकक कोष्टिकाएं हैं उस अवयव कण को अपना अपना हिस्सा बना सकती है। तो टोटल कितने हो गए, एक को कितना भाग मिला, 1/2, आधा इसका आधा इसका, बाकी किसी को मिला ही नहीं है। तो फलक
फलक पर अवयव कण प्रत्येक को मिला 1/2। टोटल फलकें कितनी है? 6, 3। तो इसका मतलब टोटल अवयव कण फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में टोटल अवयव कणों की संख्या कितनी हो गई? कुल अवयव कण, कुल अवयव कण कितने हो गए? 1 + 3 = 4। इसका मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या कितनी होती है? 4। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा आता है, तीसरा हमारे पास आता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तीसरा जो भाग आता है इसका वो आता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब क्या हो गया? वही नियम, ये एकक कोष्टिका कोनों पर तो है ही है, साथ ही साथ इसके एक केंद्र में भी है, सेंटर में भी, इसके बीच में रखा हुआ एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर बीच में रख दिया अपन ने, कोनों के साथ साथ बीच में रख दिया। तो कोनों का भाग कितना? नंबर 1, कोनों पर, कोनों पर अवयव कण, कोनों पर वही 1/8 × 8 = 1। अब दूसरा भाग आता है इसका केंद्र पर, केंद्र पर अवयव कण। तो केंद्र पर कितना हो गया बेटा? केंद्र पर तो अकेला ही है, किसी का भाग नहीं है, खुद का स्वयं का ही है, प्रत्येक पूरा का पूरा लड्डू खुद ही खाएगा। तो केंद्र पर हो गया 1 अवयव कण। तो कुल अवयव कण, कुल अवयव कण 1 कोनों पर, 1 केंद्र पर, टोटल आ गए 2 अवयव। अब चौथा आता है हमारा अंत्या केंद्रित एकक कोष्टिका। चौथी और लास्ट प्रकार की जो एकक कोष्टिका है वो है अंत्या, अंत्या केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्या केंद्रित में क्या होगा? वही अपन देखते हैं, ये एकक कोष्टिका हमारी, कोनों पर तो है ही है। अंत्या में क्या होता है? 2 विपरीत फलके, एक ये फलक पकड़ लिया अपन ने, एक ये फलक पकड़ लिया अपन ने, 2 विपरीत फलकों के ऊपर भी अवयव कण पाए जाते हैं। तो 2 चीजें पॉसिबल होगी यहां पर भी, कोनों पर, कोनों पर अवयव कण, कोनों पर अवयव कण। कोनों पर कितने हो गए? वही 1/8 × 8 = 1। और दूसरा फलकों पर, या इसको लिखेंगे अपन विपरीत फलकों पर, विपरीत फलकों पर अवयव कण, अवयव कण। तो विपरीत फलकों पर टोटल एक फलक पर तो हम जानते हैं 1/2 भाग मिलेगा, अभी अपन ने पढ़ा है 1/2। अब यहाँ पर फलकें कितनी है? 2 ही है, 6 है ही नहीं, क्योंकि 2 ही विपरीत फलकों के ऊपर होगा, बाकी कोई फलक काउंटेबल नहीं होगी, केवल 2 पर ही माना जाता है। तो फलकें कितनी होगी टोटल? 2, 1। तो कुल अवयव कण कितने हो गए? कुल अवयव एक प्लस 1 = 2। कुल अवयव कणों की संख्या हो गई 2। अब बात आती है ये अवयव कण है क्या? यहां इसका अवयव कणों का मतलब यह है कि अगर अपन एकक कोष्टिका के अंदर अवयव कणों को रखते हैं, अवयव कण को डालते हैं, तो एक एकक कोष्टिका में उन अवयव कणों की संख्या कितनी होगी? जैसे ये आगे काम में आएंगे हमारे पास, संकुलन क्षमता में इनकी संख्या, इनकी जरूरत हमारे को पड़ेगी। संकुलन क्षमता के अंदर अपन इनको देखेंगे। अब अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो आता है हमारा संकुलन क्षमता आएगा। उससे पहले अपन कि किसी को भी अपन किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपको मम्मी के घर जाना है या नानी के घर जाना है, आप नानी के घर गए और नानी के घर जाकर के नानी ने कहा बेटा ये अपने लड्डू लेकर जाइए घर पे। तो आप लड्डू लेकर के घर आ रहे हो, तो नानी ने कहा ये लड्डू इतने हैं, एक आपको टिन दे दिया, पीपा टिन दे दिया, बोला कि इसके अंदर आपको इस लड्डुओं को सेटअप करना है, जमाना है।
तो आपकी मानसिकता क्या रहेगी कि मैं इन लड्डुओं को इस प्रकार से जमाऊं, इस प्रकार से रखूं, जिससे कि मैं अपने घर अधिक से अधिक लड्डू लेकर के जा सकूं। तो उनको अपन किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार से जमाते हैं, किस प्रकार से उनको भरते हैं, ताकि कम से कम रिक्त स्थान बचे और अधिक से अधिक हम लड्डू या अवयव कणों की संख्या, या लड्डू क्या है, अवयव कण, अधिक से अधिक अवयव कणों की संख्या अपन उस टिन में भर करके ले जा सकते हैं। तो जो टिन के अंदर जितने भरने की क्षमता है वही उस क्रिस्टलीय जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। इसकी परिभाषा अपन आगे देखेंगे, अभी देखते हैं अपन अवयव कणों के बाद में अपन पढ़ते हैं बेटा निबिड़ संकुलन संरचना। निबिड़ संकुलन संरचना क्या होती है? निबिड़ संकुलन संरचना का मतलब ये हो गया कि अपन किसी भी एकक कोशिका में अवयव कणों को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, या ऐसे व्यवस्थित करें जिससे कि उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान हमारे को प्राप्त हो, यह संरचना, अतः यह संरचना निबिड़ संकुलन संरचना कहलाती है। एक बार वापस सुनिए, ठोसों में उपस्थित अवयव कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो, ठोसों में उपस्थित अवयव कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान प्राप्त हो, ऐसी संरचना को हम निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। वो क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलन संरचना। अब ये जो निबिड़ संकुलन संरचना है ये कितने प्रकार की होती है, हम कितने प्रकार से निबिड़ संकुलन संरचना के द्वारा, या कितने प्रकार की निबिड़ संकुलन संरचना होती है जिससे हम किसी भी जो हमारा क्रिस्टलीय जालक है उसके अंदर अपन उनको भर सकते हैं, जिससे कि हमारे को कम से कम रिक्त स्थान प्राप्त हो। तो ये निबिड़ संकुलन संरचना कैसी होती है, इसका वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, परंतु फिर भी अपन इसको थोड़ा आउटलाइन के तहत पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला आता है एक विमीय, एक विमीय निबिड़, एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना, एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अर्थात यदि अवयव कणों को मैं एक विमा में, एक विमीय का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा अभी जो बहुत सारे अपने वीडियोस आते हैं, टिकटॉक वीडियोस आते हैं, या बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसके अंदर अपन किसी भी, जैसे किसी भी एक चीज को एक लाइन में जमा देते हैं, फिर वो एक साथ पटकते हैं तो टक 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 सारे गिरते जाते हैं। ऐसा वीडियो देखा होगा आपने। तो वो जो एक ही लाइन में जमाया हुआ है, एक ही लाइन में उनको व्यवस्थित किया हुआ है, तो वो जो एक लाइन में व्यवस्थित है वो एक विमीय है, ना उसकी केवल लंबाई है, ना उसकी चौड़ाई है, ना उसकी ऊंचाई है, एक विमीय हो गया। जैसे ये अवयव कण है, अगर मैं इनको एक लाइन से जमाऊं तो ये हो गई इनकी एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। यहां से एक बात आती है कि ये जो एक अवयव कण है इसकी उप सहसंयोजन संख्या, यहां से एक शब्द आता है उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन संख्या। तो देखिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? उप सहसंयोजन संख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी अवयव कण अपने पास में जितने अवयव कणों के संपर्क में रहता है, जितने अवयव कणों को स्पर्श करता है, वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो इसका मतलब इस अवयव कण की गलती के लिए क्षमा, इस अवयव कण की उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 2। अर्थात एक विमा में, एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना में उप सहसंयोजन संख्या सदैव 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक अवयव कण सदैव अन्य 2 अवयव कणों के संपर्क में रहता है। पहली एक विमीय हो गई कंप्लीट हमारी। दूसरा आता है द्विविमीय, द्विविमीय, द्विविमीय निबिड़, द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्षमता, द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्षमता। द्विविमीय का मतलब क्या हो गया? 2 विमाओं के अंदर चाहे लंबाई और चौड़ाई हो, चाहे उसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, वो ऊंचाई तो हो ही नहीं सकती उसके अंतर्गत, तो लंबाई और चौड़ाई हो। तो ये किस प्रकार से होती है? जैसे मान लीजिए हमने एक चौकोर ट्रे ले ली, ट्रे
जिसमें अपन जो भी पुरस्कार वगैरह करते हैं या जो लेकर जाते हैं, तो जो ट्रे आती है उसके अंदर अगर अपन कांच की, जो बच्चे खेलते हैं गोलियां, उनको अगर मैं व्यवस्थित करूं एक ट्रे के अंदर, तो वो द्विविमीय होगी। एक तो उसकी लंबाई हो जाएगी, एक उसकी चौड़ाई हो जाएगी, वो होगी द्विविमीय। तो अगर दो विभव में अगर अपन ने उनको व्यवस्थित किया है तो वो हो गया हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अर्थात ये हो गया द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अब इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में क्या होता है, ये दो प्रकार की होती है। पहली आती है इसके अंदर वर्ग द्विविमीय, वर्ग द्विविमीय, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में क्या होता है बेटा, बिल्कुल सेम ये क्या प्रोसीजर रहेगा। पहली लाइन हमने माना ए, दूसरी हमने क्या किया, ठीक इस प्रकार से रखी। पहली लाइन के ऊपर दूसरे अवयव कणों को इस प्रकार से रखा कि पहले और दूसरे अवयव कणों के केंद्र बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो, एक बिल्कुल सीधी रेखा में अवयव कण। अगर मान लीजिए मैं इसको भी ए नाम दूंगा, अगर तीसरी लाइन अगर अपन इसके ऊपर मान लीजिए रखते हैं, सॉरी मैं नीचे बना रहा हूं, मान लीजिए पहली रेखा ए, उसके ऊपर आपने दूसरी रखी ए, तीसरी रखी ए, तो इनके सभी के केंद्र एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हो, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो। और अगर इनके किसी भी चार केंद्रों को मिलाते हैं, चार केंद्रों को मिलाने पर यदि वर्ग का निर्माण होता हो, यदि वर्ग का निर्माण होता हो तो वह स्ट्रक्चर कहलाती है वर्ग। ये वर्ग बना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। कोई प्रॉब्लम, ये कहलाएगी वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। और इसकी उपसय संख्या कितनी हो गई, देखिए एक अवयव कण है, कितने से संपर्क में है, इससे एक, ये इसका टच, ये टच रहेगा, 2 3 और ये 4, चार गोले आपस में, चार अवयव कण के संपर्क में रहेगा, जिसकी उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या हो गई इसकी 4। उपसय संख्या कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई। अब अपन देखते हैं इसका वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना के बाद में अगला आता है वर्ग द्विविमीय के बाद में आता है घन, सॉरी उसके बाद में आता है जो अपन, ये हो गया हमारा वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। इसकी उपसय संख्या होती है हमारी 4। अब अपना देखते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। मैं ये लिख दूं ताकि आपका मेरा दोनों का टाइम खराब नहीं हो। इसकी दूसरी आती है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो षटकोणीय में क्या था बेटा, षटकोणीय में देखिए इसके अंदर क्या हुआ, हमने बिल्कुल एक के ऊपर एक जमाया इस प्रकार से, इनके केंद्रों के ऊपर वर्ग द्विविमीय में अपन ने देखा कि एक केंद्र के ऊपर अपन ठीक दूसरी पंक्ति का केंद्र आना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये अपन ने अवयव कण लिए, ये अवयव कण, दूसरी परत इसके ऊपर अपन ऐसे रखेंगे कि दूसरी परत के अवयव कण प्रथम परत के अवयव कणों के गर्त में स्थित हो। थोड़ा मैंने इनको डार्क बनाया है, गर्त में स्थित हो, ये लो साहब, ये गर्त में स्थित हो गई। अब ये ए, ये बी, तीसरी परत जो आएगी वो पहली परत के ठीक ऊपर हो, तीसरी परत जो आएगी वो पहली परत के ठीक ऊपर हो, ऐसे ये ठीक ऊपर आ रही है, ये देख लीजिए बिल्कुल ठीक ऊपर आ रही है कि आ रही है। अगर आप इनको देखें तो बिल्कुल लाइन में, बिल्कुल सीध में, ये वापस ए परत आ गई,
फिर इस प्रकार से वापस इनके गर्त में आ जाएगी भी, ये गर्त में ये कहलाती है। अब इस षटकोण क्यों कहते हैं इसको, इनके निकटवर्ती केंद्रों को मिलाइए आप, 1 2 देखिए ऐसे 3 4, षटकोण बना नहीं बना, षटकोण बना निकटवर्ती केंद्रों को मिलाने पर, इसलिए इसको पर बोलते हैं षटकोणीय, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अब इसकी उपसदस्य संख्या, उपसदस्य संख्या हो जाएगी, देख लीजिए एक गोला कितने के संपर्क में है, 1 2 3 4 5 6, उपसदस्य संख्या हो गई इनकी 6। अगला आता हमारा एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया। अब अपन देखते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। मैंने थोड़ा इजी में काम कर लिया है, माफी चाहता हूं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अब 3 विमाओं में रखना है, कैसे, जैसे अपन ने 2 विमीय ली थी, जैसे मैंने आपको कहा था ट्रे है, ट्रे के अंदर अपन ने कांच की गोलियां भर दी तो 2 विमा में आ गई। अब उनके ऊपर अपन कांच की गोलियां और रख देते हैं, फिर उसकी ऊपर वाली परत पर और रख देते हैं, फिर और रख देते हैं, तो मोटाई आगे नहीं आएगी उनकी। तो जैसे अपन मम्मी वो नानी के घर से लड्डू लेकर आ रहे हैं, तो नीचे की तह में एक बार लड्डू जमा दिए, फिर दूसरी तह जमा दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो देखो पहले 2 विमाओं में थी, फिर धीरे धीरे लड्डू भर करके ऊपर आ गए, तो ये हो गया 3 विमाओं में। तो ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को एक के ऊपर एक रखने पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना प्राप्त होती है। तो ये हो गए हमारे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अब ये भी 2 प्रकार की होती है, पहला वर्ग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना, वर्ग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अब देखो बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, त्रिविमीय को अपन डायग्राम मेंशन नहीं कर सकते, त्रिविमीय को अपन कभी भी डायग्रामेटिक बोर्ड पर त्रिविमीय डायमेंशन कभी भी नहीं किया जा सकता है। केवल एक कल्पना की जा सकती है कि हमने कांच की गोलियों के ऊपर से रख दिया है। कल्पना कीजिए एक गोला है जिसको अपन ने 1 2 3 4, जैसे ये ठीक ऐसी कैसी स्थिति आ जाएगी लकड़ी के गट्टे के समान, अपन उसको मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक गोले के संपर्क में 8 गोले रहेंगे। तो इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं कि वर्ग बनेगा, अगर उनके पड़ोसियों को अगर अपन मिलाते हैं ऊपर नीचे सभी तरीके से, तो वर्ग द्विविमीय में घन बनेगा और इसकी उपसंयोजन संख्या आ जाएगी, उपसंयोजन संख्या आएगी, वो आएगी बेटा 8। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, दूसरा आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना। निबिड़ संकुलन संरचना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में वही ठीक वैसा का वैसा कि अगर द्विविमीय परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार के कि वो उनके गर्त में आए, तीसरी परत इस प्रकार से रखें कि पहली और तीसरी परत एक दूसरे के केंद्र बिल्कुल ठीक सीधी रेखा में आए, चौथी परत फिर उनके गर्त पर, ऐसी व्यवस्था हो। अगर उनके निकटवर्ती केंद्रों को मिलाते हैं तो एक षटकोण का निर्माण होता है और उसकी जो संख्या उपसर्जन संख्या आती है वो आती है 12। इसमें क्या बनेगा, षटकोण बनेगा, षटकोण, और इसकी उपसर्जन संख्या उपसंयोजन संख्या आएगी, वो आएगी बेटा इनकी 12। तो इस प्रकार से हमने निबिड़ संकुलन संरचना को पढ़ा। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि इन निबिड़ संकुलन संरचनाओं में खाली स्थान कौन कौन से रहते हैं,
तो खालिस्तान कौन कौन से रहते हैं, देखिए कैसे खालिस्तान बनते हैं। इसमें दो प्रकार के रिक्त स्थान बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के रिक्त स्थान बनते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं रिक्तिका, रिक्तिकाएं। तो ये जो रिक्तिकाएं होती है दो प्रकार की होती है। पहली रिक्तिका को अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो चतुष्फलकीय रिक्तिका कैसे बनती है बेटा, देखिए चतुष्फलकीय हमने क्या किया, पहली परत हमने लड्डुओं की जमाई, ये लो साहब हमने पहली परत लड्डुओं की जमा दी। अब हमने इसमें किसी भी क्षमा, किसी भी अगर अपन देखें स्थिति, अगर अपन सॉरी थोड़ा सा तरीके से ये अगली परत ऐसे और नेक्स्ट परत इनके गर्त में जमाते हैं अपन षटकोण में। अब अगर अपन इनमें से किसी के अगली लाइन इसके ऊपर अगर अपन रखें तो वो कहां आएगी, त्रिविमीय में, द्विविमीय में नहीं होती है, त्रिविमीय में ही रिक्तिकाएं बनती है। किसमें बनती है, त्रिविमीय में, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय संकुलन में रिक्तिकाएं बनती है। तो देखो अब अगले ऊपर जैसे मैंने इनको ऐसे दली पर रखा है, जैसे एक गोला, दो गोला, तीसरा गोला, मैं इन तीन गोलों को ले लेता हूं, इनको बाकी को मैं हटा देता हूं, केवल वो अपने दर्शाने के लिए बताया था कि भाई ऐसे रखे रहिए। मान लीजिए ये तो अब अगला गोला इनके ऊपर कैसे आएगा, बिल्कुल इनके गर्त में, यूं ऐसे आ गया। तो अब देखिए बेटा थोड़ी सी कल्पना कीजिए, मैंने एक दो तीन गोले रखे, तो उसकी जो ये अंदर वाली स्थिति बनी वो यूं बनी है, बनी नहीं बनी इसकी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर मैंने लिया है। अब इसके ऊपर मैंने एक गोला रखा, ये गोला इसके ऊपर बिल्कुल ठहरेगा नहीं। अगर उस गोले के केंद्र को मिलाऊं, मान लीजिए गोला रखा हुआ है, तो उसके केंद्र से यहां फिर यहां लग गया, तो ये यहां केंद्र का गया, तो ये 1 2 और 3 हो गया, नहीं हो गया ऐसे। उसके केंद्र से इसके ऊपर रखने वाले गोले के केंद्र से अगर मैं इसको मिलाऊं तो 1 2 3 ऐसे मिल जाएगा। अब इसकी फलके काउंट कर लीजिए आप। जब इसको अपन ने यो रखा तो इधर वाली एक फलक, ये दो फलक, देखो यहां गोला है तो इसकी यहां ये एक फलक, इधर वाली दो फलक, ये 3 फलक, और ये नीचे वाली 4 फलक। 4 फलक हो गई नहीं होगी, तो ये रिक्तिका हो गई हमारी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ये हमारी कैसे रिक्तिका होगी बेटा, चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब दूसरी प्रकार की रिक्तिका आती है इसके अंदर, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय में क्या होगा बेटा, अष्टफलकीय के अंदर सेम ऐसा कैसा चलेगा, देखो ये 3 गोले रखे मैंने, अब ठीक इनके विपरीत 1 2 और ये 3, तो जैसे नीचे 3 है वैसे ऊपर 3 गोले और आ जाएंगे, तो ठीक ऐसी की ऐसी आकृति ऊपर बन जाएगी। अगर मैं इनको मिलाऊं तो आपने अष्टफलकीय का देखा होगा, इस प्रकार से डायग्रामेटिक बनता है। ये इसके 8 फलके, 1 2 3, पीछे वाली 4 फलक, ऐसे ही 1 2 3 और पीछे वाली 4 फलक। अष्टफलकीय हो गया नहीं हो गया, तो इसके अंतर्गत जो रिक्तिका बनेगी वो आएगी अष्टफलकीय। तो एक निबिड़ संकुलन संरचना में चतुष्फलकियों की संख्या अष्टफलकियों से सदैव दुगनी होती है। अगर कोई एक आप त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना में अगर किसी को पैकिंग कर रहे हो तो उसके अंदर चतुष्फलकियों की संख्या सदैव 2n रहेगी और इनकी संख्या n रहेगी। n का मतलब जितनी भी है, मान लीजिए 2 है तो चतुष्फलकियों की संख्या 4 रहेगी, इनकी 4 है तो इनकी 8 रहेगी, इनकी 8 है तो इनकी 16 रहेगी, उससे हमेशा कैसी रहेगी, दुगनी रहेगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे संकुलन क्षमता।
अगला टॉपिक है हमारा, वो पढ़ेंगे अपन संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, अर्थात फलक केंद्रित के हिसाब से अगर मैं किसी क्रिस्टलीय जालक में भरूं तो कितनी रिक्तिका बचेगी और कितना वो फुलफिल होगा, कितना भरा जाएगा, वो प्रतिशतता क्या रहेगी, वो संकुलन क्षमता। जैसे एक कमरा है, मान लीजिए रूम है, इस रूम के अंदर अगर अपन इसको पूरे को लड्डुओं से भर देवे तो कितने तो लड्डू आएंगे इसके अंदर और कितने लड्डुओं के बीच में रिक्त स्थान रहेगा। मान लीजिए इसके अंदर जितना आयतन है उसके अंदर से मान लीजिए 70% भरा गया तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी हो गई, 70% हो गई, 30% खाली रह गया, तो वो उसकी हो जाएगी निबिड़ संकुलन क्षमता के अंतर्गत देखेंगे अपन। पहला देखते हैं अपन इसके अंदर 3। अगला आता है बेटा हमारा संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है, देखिए बेटा मैंने परिभाषा इसलिए लिख दी कि अपना टाइम खराब नहीं हो। संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित, कोई क्रिस्टलीय जालक है उसमें उपस्थित अवयव कण, क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित अवयव कण, क्रिस्टलीय जालक का अवयव कण उस क्रिस्टलीय जालक का जितना आयतन घेरते हैं, जितना आयतन घेरते हैं, अगर कोई क्रिस्टलीय जालक है उसके अंदर अपन ने अवयव कण रख दिए तो वो अवयव कण उस क्रिस्टलीय जालक का जितना आयतन घेरते हैं वह उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहलाती है। तो वह उस क्रिस्टल की क्या कहलाएगी, संकुलन क्षमता। वापस समझ लीजिए, एक क्रिस्टलीय जालक है मेरे पास, एक डिब्बा है, मैंने अवयव कण लड्डू उसके अंदर भरे तो उस टिन के आयतन का जितना भाग लड्डुओं के द्वारा घेरा गया है वह उस डिब्बे की, उस टिन की संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से क्रिस्टल, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित अवयव कणों के द्वारा उस क्रिस्टलीय जालक का जितना आयतन घेरते हैं वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता बराबर क्या जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन। यहां सर बात आती है गोले क्यों लिखा, क्योंकि जो अवयव कण है उसको अपन ने गोलों के रूप में माना है, अवयव कण इसको अपन क्या मान सकते हैं, गोले के रूप में, बटावा घन, क्रिस्टलीय जालक किस रूप में माना हमने, घन के रूप में माना है, तो घन का आयतन, घन का कुल आयतन लिख सकते हो, कुल आयतन इंटू प्रतिशतता में निकालना तो 100 से गुणा करेंगे। गोले का आयतन अर्थात एक अवयव कण का आयतन, अब जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन आगे, गोले का आयतन बटावा घन का कुल आयतन। अगर क्रिस्टलीय जालक को घन के रूप में माना, हमने सभी जगह घन ही माना, उसको देख लीजिए आप नहीं, तो उस घन का कुल आयतन इसको ऊपर रख देंगे, गोलों के द्वारा घेरे गया, गोलों लिख लो, गोलों का आयतन, गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटावा घन का कुल आयतन इंटू 100, यह आ जाएगी संकुलन क्षमता। अब अपन देखते हैं बेटा, कल पढ़ेंगे तीनों की संकुलन क्षमताएं, सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका की, काय केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। उसके बाद में अपन देखेंगे जो भी त्रुटियां इसके अंदर चैप्टर के अंदर देखेंगे अपन बाकी, तो आप इसको अच्छे से घर पे पढ़िए। और ये मेरा एकेडमिक सेशन है, एकेडमिक क्लासेस है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इसलिए थोड़ा लेंदी है। ये तकरीबन 5 पार्ट में अपना टॉपिक होगा और बड़ा अच्छे तरीके से अपन इसको करवा रहे हैं, इसमें थोड़ा लेंथी बन रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से पढ़िए, 100% समझ में आएगा और आगे अपन और बेहतर करने के प्रयास करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।